नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज नए विषय पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी से आग्रह है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज का विषय है नौमांस चार्ट के बारे में हम सभी जानेंगे। नौमांस चार्ट का क्या संबंध है कुंडली से। आप सभी के सामने एक ये लग्न चार्ट है। अमूमन ऐसा ही सभी का लग्न चार्ट होता है, जिसमें 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच में सभी घरों के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ होता है। जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है ये लग्न हाउस होता है। सभी का लग्न हाउस यही होगा। ये जो घर है इसी को हम लोग लग्न हाउस कहते हैं, इसको धन भाव कहते हैं। और ऐसे ही आपको 12 नंबर घूमते हुए यहाँ तक आता है। जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है ये लग्न हाउस, सभी का लग्न हाउस यही रहेगा। जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है सभी का धन भाव भी वही होगा। लेकिन इन घरों के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं वो चेंज हो सकता है। 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। जब किसी भी जातक का नौमांस के बारे में बात की जाती है तो वो उस कंडीशन पे की जाती है जैसे लग्न चार्ट से हम व्यक्ति के वर्तमान के बारे में जानते हैं, भविष्य के बारे में जानते हैं, इवन भूत के बारे में भी गणना करते हैं। लेकिन नौमांस मतलब हर राशि का, आप सभी जानते हैं, हर राशि के हिस्से में 30 अंश आता है। तो उस 30 अंश का 9वां अंश, 30 अंश का 9वां अंश मतलब 3.33 अंश आएगा। एक अंश जो होगा वो 3.33 होगा। आप 30/9 करेंगे तो वो आ जाएगा 3.33। और आप सभी यह भी जानते हैं कि हर राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र शामिल होते हैं और 9 चरण शामिल होते हैं। उसी 9 चरण को कहीं ना कहीं वो 9 चरण जो होता है, जिसको हम पद भी जानते हैं, उसका संबंध नौमांस से होता है। तो हर चरण का एक चरण का अंश 3.33 होता है। उसी तरीके से नौमांस का एक जो अंश होता है वो 3.33 होता है। तो नौमांस इसलिए हम देखते हैं कि जब किसी भी जातक का अगर भाग्य का भी जो भाग्य देखना हो तो फिर हमें नौमांस देखना होता है। D9 चार्ट जिसको बोलते हैं, नौमांस मतलब भाग्य का जो घर होता है वो लग्न से 9वां घर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां, ये जो होता है ये भाग्य का घर होता है। तो जब भाग्य देखना हो तो फिर हमें D9 चार्ट का कंप्लीट विश्लेषण करना पड़ता है। और सिर्फ पर्टिकुलर D9 चार्ट का ही नहीं कंप्लीट विश्लेषण करना पड़ता है, लग्न और D9 को मिला करके कंपाइल करके फिर जो एक निचोड़, एक कंक्लूजन जो है किसी ग्रह की स्थिति के बारे में हम जान पाते हैं कि वो ग्रह कितना सकारात्मक होगा या फिर कितना नकारात्मक होगा, या फिर ग्रहों की स्थिति कितने प्रभावशाली होंगे किसी भी जातक के कुंडली में। खासकर D9 चार्ट जो नौमांस चार्ट है वो हम उस कंडीशन में देखते हैं जैसे मुख्यतः जब किसी भी जातक की जीवन साथी के बारे में जानना हो, जीवन साथी के साथ संबंधों को जानना हो, तो मुख्यतः नौमांस चार्ट का विश्लेषण लग्न चार्ट के साथ मिलाकर देखा जाता है, ताकि ये संबंध समझ में आ जाए कि जो आगे ये लोग जीवन में इनका जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा या फिर कैसा चल रहा होगा जिसकी हो चुकी है। ये चीज़ को समझने के लिए हमें D9 को देखना होता है। साथ में D9 से फिर हमें यह भी पता चलता है कि कोई भी ग्रह जो अगर मान लो कि वो अगर लग्न चार्ट के अंदर बहुत ही मजबूत स्थिति में है और अगर D9 के अंदर उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई है या फिर वो शत्रु राशि में जाकर बैठा है या नीच राशि में जाके बन रहा है, उसका जो नौमांस है, नौमांस में उसको जो उसका जो प्लेसमेंट मिला है वो नीच राशि में हो रहा है, तो फिर हम यह अंदाज़ा लगाते हैं कि उसके जो
परिणाम होंगे, उसके जो फल होंगे वो कम हो जाएंगे। और अगर मान लो लग्न चार्ट के अंदर कोई भी ग्रह जो है वो नकारात्मक स्थिति के अंदर बैठा हुआ है और वही जो ग्रह है वो अगर नवमांश के अंदर आकर के वो एक सकारात्मक सिचुएशन लेकर के और मतलब जो उसका जो प्रभाव है वो बहुत ही मजबूत होकर के बैठा हुआ है, तो फिर जो है कि हम यह मानेंगे कि उस ग्रह का जो प्रभाव है हमें बहुत ज़्यादा उसके नकारात्मक प्रभाव मिलेंगे। मतलब लग्न में जिस ग्रह की जैसी स्थिति होगी, जैसे अगर मान लो लग्न चार्ट के अंदर लग्न के अनुसार जो ग्रह सकारात्मक है, अगर वो सकारात्मक ग्रह लग्न के अंदर कमज़ोर है और अगर D9 में वो मजबूत है तो फिर कमज़ोर से ऊपर जो होता है, मतलब आप ये मान लो कि उसका जो सकारात्मक प्रभाव है वो बढ़ के हमें मिलेगा। और अगर कोई ग्रह बहुत ही मजबूत स्थिति में है कुंडली के लग्न चार्ट में और सकारात्मक होते हुए मजबूत स्थिति में है, लेकिन अगर D9 में जा कर के वो कमज़ोर पड़ रहा है तो फिर उसके जो सकारात्मक प्रभाव हैं उसमें कमी आ जाएंगी। अगर वही कोई ग्रह नकारात्मक ग्रह होते हुए वो लग्न चार्ट के अंदर वो कमज़ोर स्थिति में बैठा हुआ है और D9 में जाकर के बहुत ही मजबूत हो गया है, तो फिर उसके जो प्रभाव होंगे हम यह मानेंगे कि वो कहीं ना कहीं आपको नकारात्मक जो प्रभाव होंगे वो मजबूती से देखने को मिलेंगे, मतलब वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर धन भाव की स्थिति की बात कर ले, अगर धन भाव का स्वामी ग्रह लग्न चार्ट के अंदर बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है और अगर D9 में जा कर के उसके जो लाभ के जो स्वामी ग्रह हैं उनको जो स्थान मिला है वहाँ पर जाकर वो कमज़ोर हो गए हैं, तो उतना ज़्यादा उसको प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, उतना जीवन में उसको लाभ नहीं मिलेगा। वही अगर मान लो लग्न चार्ट के अंदर भाग्येश जो है बहुत ही मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है और बहुत अच्छा स्थान मिला है, मजबूत है, लेकिन अगर मान लो D9 में जा कर के वो कमज़ोर हो गया है तो हम यह मानेंगे कि भाग्य भी एक तरह से कमज़ोर ही माना जाएगा। उसके जो भाग्य से जो उसके प्रबल जो प्रभाव मिलने थे उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल आप सभी समझ गए होंगे कि लग्न चार्ट का नवमांश से क्या संबंध है और किन परिस्थितियों में नवमांश और लग्न चार्ट को दोनों को देख करके एक फल का विश्लेषण किया जाता है। ऐसे कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर कभी भी किसी भी जातक का कुंडली का विश्लेषण करने के साथ साथ लग्न चार्ट का विश्लेषण करने के साथ साथ वो ज़रूर D9 चार्ट का विश्लेषण करके ही अपना विशेष जो उसके विश्लेषण होते हैं, जो ग्रहों की स्थिति है उसका वो अपना प्रेडिक्शन देता है। मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट इस विषय पे आप सभी को क्लियरिटी मिल गई होगी। इसी के साथ नमस्कार, फिर अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।